अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो एनालिसिस। ये एक छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और इसमें आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपके सोर्स एंड यूजेस ऑफ कैश का। तो चलें इसको देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली आपका समरी दे रहा होता है कि आपके कैश कहाँ से आया है और आपने कैश कहाँ पे किया है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड में आपके पास कैश कहाँ से आया है और आपने किसको पे किया है। ठीक है, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड, एक यूजेज ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, एनी डिक्रीज इन एन एसेट आइटम। ठीक है, अगर एसेट कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आपकी कम होगी तो आपके पास पैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेंट्री को, एक मशीन को बेच रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है, एसेट आपका कम हो रहा है और आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो ये आपका सोर्स ऑफ फंड हो गया। एनी इंक्रीज इन अ क्लेम आइटम, ठीक है, अ लायबिलिटी और अ शेयर होल्डर इक्विटी। अगर इक्विटी और लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ जाएगी तो वो भी आपका सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से लोन लिया है तो लोन भी आपका क्या है, आपकी लायबिलिटी है। आप किसी से लोन ले रहे हो तो आपके पास कैश फ्लो आ रहा है। नो डाउट आपको बाद में पे करना है, लेकिन अभी तो आपके पास कैश आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक तरह से सोर्स ऑफ फंड हो गया। इन्हीं का ऑपोजिट हो जाएगा आपका यूज़ ऑफ फंड। एनी इंक्रीज इन एन एसेट आइटम, जैसे आपके इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है, आप एसेट्स को ख़रीद रहे हैं तो अब आपका क्या हो रहा है, अब आपके एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं लेकिन आपके पास कैश कम हो रहा है, यूज़ हो रहा है आपका। ठीक है, इसी तरह एनी डिक्रीज़ इन अ क्लेम, जैसे लायबिलिटी हो गई या आपकी इक्विटी हो गई, आपने किसी को लोन वापस कर दिया तो अब आपके पास कैश क्या हो गया, दोबारा कम हो गया। लायबिलिटी नो डाउट आपके पास कम हो गई लेकिन कैश भी आपके पास कम हो गया, तो ये भी आपका यूज़ ऑफ फंड हो गया। सही है। या फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल आपकी दी हुई है, जैसे इंक्रीज़ आपके अकाउंट रिसीवेबल, अगर आपके बढ़ जाएंगे तो वो भी आपका यूज़ हो जाएगा, और आपके शेयर होल्डर इक्विटी आपकी कम होगी तो ये भी आपका यूजेस ऑफ फंड हो जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है ये नेट इनकम दी हुई है हमें, और हमें ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये भी हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना होगा और हमें बेसिकली ये पार्ट फाइंड करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। मोस्टली आपसे इनडायरेक्ट मेथड ही पूछी जाती है पेपर में, तो मैं वही करवा रहा हूँ आपको। ये एक बेसिकली ये समझ लें कि पूरा एक फ़्लो होता है कि किस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको सोर्स और यूजेस ऑफ फंड आपको बताया, वो आपको लाजमी आने चाहिए, वो आपको आएंगे तो आप ये इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कैश फ्लो में आपका जो कैश फ्लो है वो तीन तरफ से आ रहा होता है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आता है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कहां से आपने फाइनेंसिंग ली हुई है। ठीक है, हम जो है वो बेसिकली इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे। सही है, ये आगे करके दिखाता हूं तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट इनकम हमारे पास क्या है, नेट इनकम यहाँ पे लिखी हुई है 201, तो हम लिख देंगे नेट इनकम हमारे पास 201 हो गई। डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन हमारे पास 112 हो गई। ये नोट करें कि मैं दोनों लेटेस्ट ईयर्स का ले रहा हूँ। सही है, ये भी रिस्पेक्टिवली है तो ये इसका है। ठीक है, दोनों लेटेस्ट ईयर्स का ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस ईयर का ही बनाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरे पास 112 हो गया। अब मैं देखूंगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में क्या वो हो रहा है। अब अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास क्या हो रहे हैं, ये रहे मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल्स। पहले मेरे पास 740 थे, अब जो है वो 678 हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ हो रहे हैं। और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो सोर्स होता है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू इन दोनों को माइनस करके मेरे पास आ रही है 62, उसको मैं ऐड करूँगा, या मेंशन कर दूँगा डिक्रीज़ इन अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट्स में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखें ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री देखें हमारे पास बढ़ रही है, इन दोनों को माइनस करें तो 94 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, आपके पास 94 यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 94 यहाँ पे माइनस कर दिया, एसेट बढ़ रहा है, माइनस कर दिया। तीसरा हमारे पास करंट एसेट में दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे पास बढ़ रहे हैं, और एसेट जब बढ़ता है क्या होता है, माइनस होता है, तो -4 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, टैक्स प्रीपेमेंट्स, ये भी हमारे पास करंट एसेट्स है, ये भी हमारे पास बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 29 से 35 हो रहा है, यानी कि 6 यूनिट्स बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारे पास करंट एसेट्स ख़त्म हो गए। अब आ जाएंगे हम करंट लायबिलिटीज़ में। सबसे पहले इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि लोन्स और आपकी जो ये हैं, ये तो आपकी बेसिकली वो हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या हो रहा है, अकाउंट पेएबल बढ़ रहा है। और पीछे आप याद रखें मैंने क्या बताया था आपको कि जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारा क्या है, ये सोर्स है, कैश बढ़ जाता है। तो ये आपके अकाउंट पेएबल्स, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 12, 136 से 148 हो रही है, 12 है, तो 12 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारे पास एक्रूड टैक्सेस हैं। एक्रूड टैक्सेस आपके कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, 91, तो हम इसको क्या कर देंगे, -91। तीसरा हमारे पास है अदर एक्रूड लायबिलिटीज़, ये आपकी बढ़ रही है, कितनी, 27 यूनिट्स बढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम +27 लिख देंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है। ये सब हमारे पास हो गए। और कुछ बचा है, नहीं है, हमारे पास सारे करंट लायबिलिटीज़ भी हो गए, हमारे पास करंट एसेट्स भी हो गए। तो हम क्या कर देंगे, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 219। ये हमारी क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमारा ये कैश फ्लो है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग हम कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई मशीन्स हम खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। सबसे पहले इसमें जो यूज़ होता है वो हमारे पास है फिक्स एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट देखें क्या हो रहा है, फिक्स एसेट बेसिकली जो है वो हमारे पास कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। तो जब ये कम होता है तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, +8। लेकिन हमेशा याद रखिएगा आपकी फिक्स एसेट में आप जो है वो माइनस करेंगे अपनी डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है, 112, क्योंकि हर साल आपकी डेप्रिसिएशन कम हो रही होती है, तो इस चीज़ को भी हम नोट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 104, यहाँ हमने माइनस में 104 लिख दी। ठीक है, अगली हमारी क्या है, अगली यहाँ पे देख लें, कोई इन्वेस्टमेंट्स या कुछ हैं, ये रही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, 65 बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट में हम पैसे लगा रहे हैं, तो हमारी इस वक्त हमारे पास पैसे की वैल्यू कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, -65, तो हम यहाँ -65 कर देंगे बस। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गई 169। ये आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तीसरे में चले जाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कौन सी फाइनेंसिंग की है, कोई इक्विटी में की है, कोई बोरिंग्स की है, डेब्ट, इसमें बेसिकली वही होता है, डेब्ट, प्रेफर्ड शेयर और इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका क्या है, बैंक लोन्स आपने लिए है। ठीक है, और ये करंट एसेट्स के उसमें आ रहा है, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स आपके कितने, ये 92 बढ़ रहे हैं, और ये 92 बढ़ रहे हैं, लायबिलिटी हमने क्या किया, 92 ऐड कर दिया। अब लॉन्ग टर्म डेट भी है, लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना है, 4 यूनिट्स बढ़ रहा है, तो ये भी हमने 4 यूनिट्स ऐड कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखें कोई है हमारे पास डेब्ट, इक्विटी वगैरह कोई चेंज हो रही है हमारे पास, ये शेयर्स जो हैं ये हमारे पास सेम ही है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ नोट कर लें, डिविडेंड। डिविडेंड हमने कितना पे किया इस साल, इसी साल नोट कीजिएगा, डिविडेंड हमने पे किया है 143 का, तो हमने डिविडेंड पे किया तो पैसे हमारे पास से गए हैं, तो -143 कर देंगे। और कुछ हमारे पास नहीं बचा तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू हमारे पास आ गई -47। अब नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश क्या हो गया, 219, इसको ऐड कर देंगे 169 में, इसको ऐड कर देंगे 47 में, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। सही है, अब हम कैश की वैल्यू लेंगे पिछले साल की। पिछले साल की कैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 175, यहाँ हमने 175 कर दिया। 175 में जब 3 को ऐड कर देंगे तो कैश वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी अगले साल की। ये देखा आपने, जो मैंने पहले एरो करके बताया था कि ये वैल्यू होगी और इस वैल्यू पे हम
पहुँचेंगे। ये 178 इस 178 के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारी कैश फ्लो की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपकी मैच नहीं करती तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई एरर किया है। सही है, ये सवाल करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं इसका। इस सवाल में उन्होंने ये वही 2 साल दिए हुए, 1x1 और x2। आपको ये एसेट्स इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं दी है। ठीक है, और इसने आपको बता दिया आपको 2 चीज़ें करनी है। एक सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट बनानी है, ये बहुत आसान है। जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं उसको इसी फॉर्म में लिखना होता है, सेपरेट फॉर्म में। एक तरफ सोर्सेज में कर देंगे, एक तरफ यूजेस में कर लेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट दोबारा किस तरह से बनती है। इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम निकालते हैं नेट इनकम। अब नेट इनकम कैसे निकालेंगे, जब उन्होंने इनकम स्टेटमेंट नहीं दी हुई है तो ये नोट पढ़ लें। फॉर 20x2 डेप्रिसिएशन इतना था हमारे पास, इंटरेस्ट पेड इतना था, टैक्सेस पेड इतना था, और नो डिविडेंड वर पेड। सही है, यानी कि हमारे पास कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हुई, हमारे पास कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर एज सच कोई मेंशन नहीं है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जितनी की जितनी हमारी इनकम थी वो आपकी रिटेन अर्निंग में चली गई। तो हम क्या करेंगे, इस रिटेन अर्निंग को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 172, जो हम यहाँ पे लिख देंगे। 172 बेसिकली ये आपके थाउजेंड्स में सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाल ली 172 की वैल्यू। डेप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ है 189। ठीक है, तो हमने 189 यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास एसेट्स में क्या है। एसेट्स में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री है। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्या है, ये भी बढ़ रहा है और ये दोनों बढ़ रही है, यानी कि दोनों की जो वैल्यूज़ है वो माइनस होंगी। एक आपके पास जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 182 आ रहा है, एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका 251 आ रहा है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। करंट एसेट्स खत्म हो गए, करंट लायबिलिटीज़ के पास आप करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास अकाउंट पेबल हो गया और एक्रूड एक्सपेंसेस हो गया। ये भी आपके पास वैल्यू बढ़ रही है, ये भी आपके पास वैल्यू बढ़ रही है। दोनों को आप माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 214 और 88, और दोनों चीज़ों को आप ऐड करेंगे क्योंकि लायबिलिटी जब भी बढ़ती है आप उसको ऐड करते हैं, और जब आपके एसेट्स आपके बढ़ते हैं उनको आप माइनस करते हैं। ठीक है, इन चारों चीज़ों को आपने ऐड किया, आपके पास ये आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। करंट लायबिलिटीज़ भी खत्म हो गई, करंट एसेट्स भी खत्म हो गए। नेक्स्ट आ जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आपके फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आपके किधर हैं, फिक्स एसेट आपके यहाँ है। फिक्स एसेट देखें इस दफ़ा बढ़ रहे हैं, और जब फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं तो आपका मतलब अब कैश यूज़ हो रहा है। इन दोनों को माइनस करें, आपके पास आ रहा है 285। हमने नोट कर दिया -285। उसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट क्या करते थे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है, 189। -189 किया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई -474, जो हमने यहाँ पे नोट कर ली। इसके बाद देख लें कोई इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये देखें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है। अब सिक्योरिटीज़ आपकी क्या है, ये आपकी डिक्रीज़ हो रही हैं सिक्योरिटीज़। अब आपकी सिक्योरिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब अब आपके पास पैसा आ रहा है, तो 87,000 आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप सिक्योरिटीज़ आपने जो भी ख़रीदी थी अब उनको आपने बेच दिया है, तो अब आपके पास कैश आ गया है, तो वो कैश हमने यहाँ कर दिया। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आप देखें बोरिंग्स या कुछ हैं, तो ये रही हमारे पास बोरिंग 1 लाख से 2,35,000 हुई है, यानी कि 1,35,000 हमारे पास बढ़ी है। और बोरिंग्स है, लायबिलिटी है, तो हम ये ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारी कोई बोरिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई हमारी इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कॉमन स्टॉक हमारे सेम ही रह रहे हैं, कोई हमारा एज सच इसके अलावा डेप्ट नहीं बढ़ रहा, कोई प्रेफर्ड शेयर नहीं है, तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आ गई। अब हम वही करेंगे, 230 को लेंगे, इसको ऐड करेंगे 287 में, इसको ऐड करेंगे 135 में, तो हमारे पास नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन कैश कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे इस साल का हमारे पास कितना है, इस साल का 53K है। 53K जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 की वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू को हम इससे मैच करेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा कि ये वैल्यू करेक्ट है, जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है वो करेक्ट है। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर हमें सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड में निकालना है, तो जो हमारे पास माइनस की वैल्यू थी
जैसे हमारे पास ये 474 की वैल्यू थी वो हम यहाँ लिख देंगे, हमारे पास ये दोनों एसेट की वैल्यू माइनस थी तो ये हम यहाँ लिख देंगे, और जितनी हमारे पास वो थी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी जैसे नेट इनकम हो गई, डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गई, ये दोनों हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास बोरिंग जो थी यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐड हो जाएंगी सोर्सेज में हम इस तरफ लिख देंगे, और यूजेस जितने भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमारे यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारे पास भी सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड स्टेटमेंट भी बन जाएगा। सही है। तो ये आपने सवाल देखा, ये आसान है, पेपर में भी एक दफ़ा ये सवाल आ चुका है। बेसिकली आपको इसमें जो मुश्किल चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने इन दोनों में देखना है कि कौन सी चीज़ यहाँ जाएगी और कौन सी चीज़ यहाँ जाएगी। इसका आसान रूल यही है कि अगर कोई भी चीज़ का ताल्लुक आपकी कॉमन इक्विटी, आपके प्रेफर्ड शेयर या आपके डेब्ट से, बेसिकली आपके कैपिटल बजटिंग से रिलेट कर रहा है, तो वो चीज़ आपकी इसके अंदर जाएगी, फाइनेंसिंग में चली जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, वो आपकी इस तरफ चली जाएगी। कोई मशीन ले रहे हैं, कोई कुछ भी ले रहे हैं, वो आपकी, या मशीन को बेच रहे हैं, किसी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपके पास एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।